अच्छा भी स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर सर्ट्स। ठीक है, अब सर्ट्स के अंदर जो पहली चीजें समझनी है हमें वो है रैशनल और इरेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस। ठीक है, ये दो नंबर्स की टाइप्स हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस हमें समझना है। पहले मैं रैशनल नंबर समझा देता हूँ, फिर इरेशनल नंबर समझाता हूँ। देखो रैशनल नंबर्स की यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है, अ नंबर दैट कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स। ठीक है, वो तमाम नंबर्स जिनको आप लिख सकते हैं एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स। ठीक है, ऐसे तीन तरीके के नंबर्स होते हैं। पहले हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, दूसरे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और तीसरे रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, ये तीनों हमारे पास जो होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि इन तीनों टाइप के नंबर्स को आप लिख सकते हैं एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर। किस तरीके से, एक एक एग्जांपल मैंने सबकी दे दी। देखो एक इंटीजर है मेरे पास -5, इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं -10/2। सही है, ये नेगेटिव के 5 के बराबर होगा। या फिर मैं लिख सकता हूं 10/-2। ठीक है, ये दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो इसी तरह कोई भी इंटीजर होगा उसे मैं एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स लिख सकता हूँ। 10 भी एक इंटीजर है, -2 भी एक इंटीजर है, या फिर -10 भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है। ठीक है, तो जितने भी इंटीजर्स हैं उनको एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स लिखा जा सकता है, तो वो रैशनल नंबर्स होते हैं। इसी तरीके से टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो हैं, ठीक है, जो एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाते हैं, वो उनको भी हम लिख सकते हैं एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स। ठीक है, 0.25 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका बताया था मैंने, कि नीचे हम लगा देंगे 1, उसके बाद डेसिमल को एंड तक लेके जाएंगे। अब क्योंकि हम डेसिमल को दो प्लेसेस आगे लेके गए, तो 1 के साथ 2 0 लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 25/100। ठीक है, तो 25 भी एक इंटीजर है, 100 भी एक इंटीजर है, तो एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स लिख दिया 0.25 को। तो इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स। अच्छा, इसी तरीके से रिकरिंग डेसिमल्स। अब रिकरिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शन में करने का तरीका थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, तो वो तरीका करने के बजाय मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 0.6 है। इसको जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ना, वो पूरे मेथड से जो हमने पढ़ा था रिकरिंग डेसिमल्स के अंदर, तो 2/3 हो जाएगा। सही है, तो अब 2 भी एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है, तो एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स हमने लिख दिया। ठीक है, और सारे रिकरिंग डेसिमल्स को हम लिख सकते हैं। तो ये तीन तरीके के जो नंबर्स हैं हमारे पास, ये क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है, जो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन है उसका उल्टा, अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स। ठीक है, जितने भी ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स लिख ही नहीं सकते, वो सारे के सारे क्या है, इर्रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, उसमें भी आपके पास तीन तरीके के नंबर्स आते हैं। सबसे पहले आते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग के दरमियान मैंने फर्क बताया था कि रिकरिंग में क्या होता है कि एक पैटर्न आपके पास रिपीट हो रहा होता है। जैसे कि यहाँ पर 0.6 है और 6 के ऊपर डॉट है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, 0.6666, इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, बट नॉन रिकरिंग में क्या होता है कि डेसिमल के बाद कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा होता, रैंडम नंबर्स आ रहे होते हैं और ये चलते चले जाते हैं इन्फिनिटी तक, कभी स्टॉप नहीं होते। ठीक है, तो नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, उसकी एग्जाम्पल क्या है, मैंने ली है पाई। ठीक है, बेसिकली पाई एक सिंबल होता है मैथमेटिकल, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसकी वैल्यू इसके बराबर होती है 3.14159 और फिर ये आगे तक चलते जाता है। ठीक है, तो ये एक नॉन रिकरिंग डेसिमल आपके पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल है स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स दैट आर नॉट अ स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर्स वो होते थे कि जो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आते थे। ठीक है, जब भी आप जैसे कि 2 × 2 करो तो आपके पास आता था 4। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली 2 × 2 क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या आता था, 4। 4 क्या आता है, एक स्क्वायर नंबर। 4 का जब स्क्वायर रूट लेते थे तो वापस 2 आ जाता था। ठीक है, लेकिन अगर कोई नंबर स्क्वायर नंबर ही नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 है, अगर मैं इसका रूट ले लूंगा ना, तो मेरे पास जो भी आंसर आएगा ना वो एक इरेशनल होगा। जैसे कि 5 है, यहाँ पे एग्जांपल है 5 की। अब 5 कोई स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, कोई दो ऐसे नंबर नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करके, कोई दो ऐसे होल नंबर नहीं है, सही है, जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता हो 5। ठीक है, तो इसलिए जब 5 का मैं लूंगा ना स्क्वायर रूट, तो मेरे पास जो आंसर आएगा ना, देखो जैसे आ रहा है 2.236 और फिर ये आगे तक चलता जाएगा, क्या होगा, ये नॉन रिकरिंग डेसिमल होगा। इसी तरीके से क्यूब रूट ऑफ नंबर्स दैट आर नॉट अ क्यूब नंबर। ठीक है, जितने भी नंबर क्यूब नंबर्स नहीं है उनका जब क्यूब रूट लिया जाएगा तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, एक नॉन रिकरिंग डेसिमल होगा। सही है, तो वो भी क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स। ये तीन टाइप है इरेशनल नंबर्स की। रैशनल और इरेशनल का फर्क समझ आ गया। ठीक है, अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है कि इनको हम क्यों नहीं लिख सकते
फ्रैक्शन में, सही। क्योंकि बात यह है कि ये ना चलते चले जा रहे हैं। देखो अगर ये यहाँ पे खत्म हो जाता ना, देखो 2.236 खत्म हो गया, तो मैं क्या करता, नीचे 1 लगाता, 3 स्टेप्स आगे लेके जाता, सही है, और इसको 3 बार 0 कर देता, तो ये हो जाता 2236 अपॉन 1000, सही है। बट क्योंकि ये चलता जा रहा है तो मुझे नहीं पता कि मुझे इसको कितना आगे लेके जाना है। जब मुझे ये पता ही नहीं है कि इसको आगे कितना लेके जाना है और नीचे 0 कितने लगाने, ठीक है, तो मैं इसको कभी फ्रैक्शन में ला ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए नॉन रिकरिंग डेसिमल कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, और वो सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल। अच्छा, अब 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट को समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो, जब भी दो रैशनल नंबर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है तो उनका जो आंसर आएगा वो एक रैशनल नंबर होता है। लेकिन जब दो इररेशनल नंबर्स को आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो जरूरी नहीं है कि उनका आंसर इररेशनल हो, वो रैशनल भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल, √2 मल्टीप्लाई बाय √8। अब क्या 2 एक स्क्वायर नंबर है? नहीं। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, इररेशनल हो जाएगा। क्या 8 एक स्क्वायर नंबर है? नहीं। 8 एक क्यूब नंबर है, कि जब 2 को क्यूब लेते हैं तो 8 आता है, बट 2 स्क्वायर नंबर नहीं है, तो 2 का भी जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इररेशनल हो जाएगा, ठीक है। अब जब मैं इनका आंसर निकालता हूँ इनको सॉल्व करने के लिए, तो देखो 2 का रूट और 8 का रूट, ठीक है। अब आपके पास मैंने ये बताया था इंडाइसिस के रूल में कि जब बेसिस डिफरेंट होती है और पावर सेम होती है तो हम क्या करते हैं, पावर को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ये और पावर को कॉमन ले सकता हूँ, बेसिकली ये स्क्वायर रूट क्या होता है, पावर 1/2, ठीक है। तो पावर 1/2 लिखने की बजाय मैं इस पूरे पे स्क्वायर लगा देता हूँ, ठीक है। तो 2 8 क्या होता है, थोड़ा नीचे कर देता हूँ, यहाँ 2 8 क्या होता है, 16। अब क्या 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो देखो रैशनल नंबर आ गया। तो ये बात मैंने यहाँ पर बताई है कि जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर्स के बीच में अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाया जाए तो इरेशनल ही है, ठीक है, वो रैशनल भी आ सकता है। बट रैशनल में ये चीज जरूरी है कि जब भी दो रैशनल नंबर्स का आपस में कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तो आंसर रैशनल है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक सवाल देख लो। सवाल ये कह रहा है आपको, ये इस तरीके का सवाल ना पास पेपर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। राइट डाउन एन इररेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, ठीक है। 3 और 4 के दरमियान में हमें एक इररेशनल नंबर लिखना है, ठीक है। अब बात ये होती है कि देखो इररेशनल नंबर बेसिकली होते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, है ना। तो अब नॉन रिकरिंग डेसिमल्स को हम किस तरह लिखेंगे, अगर मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ यार 3 और 4 के बीच में आएगा 3.2159, और मैं इसको कब कब तक लिखता रहूंगा, ये तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा ना, ठीक है। तो इसको लिखने का कोई और तरीका होना चाहिए कि जो इन्फिनिटी तक ना जाए। तो अब वो तरीका देख लो क्या है। सवाल में ये कह रहे हैं कि राइट डाउन एन इररेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, ठीक है। अब बात ये होगी कि 3 और 4 के बीच में इररेशनल नंबर किस तरीके से लिखेंगे, ये देख लो। देखो सबसे पहले हम ले लेंगे 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो ये 9 और 16 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 9 का करता हूँ स्क्वायर रूट तो मेरे पास, बल्कि यहाँ करता हूँ, अगर मैं 9 का ले लेता हूँ स्क्वायर रूट तो मेरे पास क्या आता है 3, और मैं 16 का ले लेता हूँ स्क्वायर रूट तो मेरे पास क्या आता है 4, ठीक है। तो अब मैं 3 और 4 के बीच में देखने की बजाय 3 और 4 को लिख दूंगा इनकी स्क्वायर रूट वाली फॉर्म, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है, सही है। अब 9 और 16 के बीच में क्या कोई ऐसा स्क्वायर रूट स्क्वायर नंबर आता है जिसका स्क्वायर रूट करके कोई इंटीजर आए, नहीं, ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ, इन दोनों का कलर चेंज करते हैं। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 9 के बाद आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। ये जितने नंबर्स मेरे पास आए हैं इनमें से कोई एक भी स्क्वायर नंबर नहीं है, यानी कि इन सब का स्क्वायर रूट क्या होगा, इररेशनल। ऐसी है, ये 9 जो है ये है 3 के बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 9, और ये 16 जो है ये है 4 के बराबर, और इनके बीच में जो नंबर आ रहे हैं ना 10, 11, 12, 13, 14, 15, इन सब का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 और 4 के बीच में कोई ना कोई इररेशनल नंबर। तो जब मुझसे ये कहा जा रहा है कि 3 और 4 के बीच में कोई इररेशनल नंबर लिखना है तो मैं इनमें से कोई भी एक लिख सकता हूं, समझ आई बात।
अच्छा जी, अब आ जाते हैं जरा सर्ट्स के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले देखो सर्ट्स की डेफिनेशन। सर्ट्स इज अनदर टर्म फॉर स्क्वायर रूट्स। ठीक है, सर्ट जो है वो एक और टर्म है फॉर स्क्वायर रूट्स। दूसरी बात यह है सर्ट्स के बारे में कि सर्ट जो है वो हमेशा इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि रूट टू इरेशनल होगा क्योंकि टू कोई स्क्वायर नंबर नहीं है, रूट थ्री इरेशनल होगा क्योंकि थ्री कोई स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन रूट फोर ये इरेशनल नहीं होगा और ना ही ये सर्ड होगा। क्यों? क्योंकि रूट फोर को मैं टू लिख सकता हूँ। ठीक है, रूट फोर स्क्वायर रूट ऑफ फोर टू होता है, तो ये आपके पास सर्ड नहीं है। सही है, ये दो बातें हैं सर्ड्स के बारे में। अब जरा सर्ड्स की कैलकुलेशंस देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंप्लीफिकेशन को। ठीक है, देखो रूट 18, क्या 18 कोई स्क्वायर नंबर है? नहीं, तो क्या 18 का स्क्वायर रूट क्या होगा? इरेशनल। ठीक है, तो इसका मतलब है ये सर्ड तो है, ये तो कंफर्म हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई इस तरह करेंगे कि सबसे पहले हम कर लेंगे 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो अब जरा कोई ऐसा प्राइम नंबर सोचते हैं जिसके टेबल में 18 आता हो, तो वो हो जाएगा 2, 9 जार 3, 3 जार 3, 1। हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब ये पूरी चीज मैं लिख दूंगा 18 की जगह 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इस तरीके से, क्योंकि देखो 3 3 जार 9 और 9 2 जार 18। ठीक है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आता है? 18। तो इसलिए 18 की जगह मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, यानी कि 18 को उसके प्राइम फैक्टर्स के अंदर ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। ठीक है, दोनों थ्रीज को मैंने कंबाइन कर दिया। उसके बाद मैं जो स्क्वायर रूट है वो दोनों पे इंडिविजुअली लगा सकता हूँ। ठीक है, ये जो इंडाइसिस का लॉ होता था ना कि बेसिस जो है वो आपके पास डिफरेंट होती हैं लेकिन पावर सेम होती है, तो आप पावर को कंबाइन करते हैं। तो अगर इसका उल्टा करना चाहें तो वो ये होगा। ठीक है, हमारे पास बेसिस डिफरेंट है और कॉमन पावर है, तो मैं उस पावर को ब्रेक भी तो कर सकता हूँ, रिवर्स में भी तो जा सकता हूँ पीछे की तरफ, तो मैंने वही किया, रिवर्स कर दिया। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट और ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट टू मल्टीप्लाइड बाय 3, जो कि बन जाएगा 3 रूट 2। ठीक है, तो ये हो गई सिंप्लीफिकेशन। समझ आई? अब एक और एग्जांपल देख लो 180 की। ठीक है, 180 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 2, 90, 2, 45, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 15, 3 से हो जाएगा 5, फिर 5 से हो जाएगा 1। ठीक है, 18 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब इनको मैं 180 की जगह लिख देता हूँ। ठीक है, और अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को 2 स्क्वायर ही लिख रहा हूँ डायरेक्ट, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को 3 स्क्वायर और 5 को 5 ही। ठीक है, अब मैं फिर से वही काम कर सकता हूँ कि मैं अलग अलग स्क्वायर रूट ले सकता हूँ। सही है, तो अब ये वाले तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 5। तो 2 3 क्या होता है? 6, और 6 मल्टीप्लाइड बाय रूट 5 6 रूट 5। ठीक है, ये पूरा एक नंबर है, ये पूरी एक टर्म है। ठीक है, और ये इरेशनल है। सही है, ये आंसर आ गया। अब 27 को करके देखते हैं। 27 की सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी, तो 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। ठीक है, तो 27 को मैं किस तरह ब्रेक कर सकता हूँ? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 में। ठीक है, अब मैं ये कर सकता हूँ कि अगर मैं इसको 3 स्क्वायर और 3 कर दूं तो फिर मैं एक 3 को बाहर निकाल सकता हूँ। सही, अगर मैं 3 क्यूब कर दिया तो फिर वो बाहर नहीं आएंगे, बट अगर 3 स्क्वायर कर दिया ना तो फिर ये हो सकता है कि ये स्क्वायर रूट और ये इससे कैंसिल हो गया और ये हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3, जो कि बन जाएगा 3 रूट 3। समझ आई? कि सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन समझ आ गई? अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए दो रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि जो इक्वल सर्ड्स हैं सिर्फ वो ऐड हो सकते हैं आपस में। ठीक है, और जो सर्ड वाला पार्ट है वो चेंज नहीं हो सकता। सही है, जो सर्ड्स इक्वल होंगे ना, मतलब जो सर्ड वाला पार्ट इक्वल होगा सिर्फ वहीं पर ही एडिशन कर सकते हैं,
और सर्ड वाला पार्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये किस तरीके से होगा ये जरा एग्जांपल से देख लेते हैं। देखो 5√2 एक सर्ड है, माइनस 3√2 ये भी एक सर्ड है। ठीक है, दोनों का जो सर्ड वाला पार्ट है, देखो क्या ये इक्वल है, तो इसका मतलब है कि अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकता हूँ। अच्छा, अब जो इसके साथ नंबर लगे हुए हैं ना, उनको मैं आपस में कर सकता हूँ सब्ट्रैक्ट। तो 5 - 3 क्या हो जाएगा 2, और जो सर्ड वाला पार्ट है वो अनचेंज रहेगा, वो आंसर में साथ आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। दूसरी एग्जांपल देखो, 2 + √3 + 2 - √3। अब यहाँ पर ये जो दो 2 है ये तो रैशनल है, ठीक है, बट ये जो दो √3 लगे हुए हैं ये क्या है, इरेशनल नंबर है। यहाँ पे 4 नंबर है टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि 2 + 2 तो हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पर अब क्योंकि 4 नंबर है ना, ठीक है, ये तो एक पूरा नंबर था, ये एक पूरा नंबर था, बट यहाँ पे ये 1 2 3 4 नंबर है। ठीक है, और +√3 और -√3 ये 0 हो जाएगा। सही है, क्योंकि +2 और -2 क्या होता है 0, तो +√3 और -√3 क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। एक और एग्जांपल देख लो। अब यहाँ पे क्या है 2√8 + 5√2। ठीक है, अब देखो 8 को ना मैं मजीद सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, क्योंकि 8 जो है कोई प्राइम नंबर नहीं है। सही है, 8 प्राइम नंबर नहीं है, 8 की मजीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। तो अगर मैं यहाँ पर 8 की सिंप्लीफिकेशन कर दूं, ये बल्कि यहीं पर ही कर देता, तो हो जाएगा 2 4 जार, ठीक है, 2 क्यूब हो जाएगा। तो मैं अंदर लिख सकता हूँ 2 क्यूब को 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2, ऐसे लिख सकता हूँ, +5√2। ठीक है, अब ये जो एक 2 का स्क्वायर है इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो हो जाएगा 2 2 और √2, इसी तरह हो जाएगा। सही है, वो मैंने कैंसिल आउट वाला पार्ट अभी यहाँ पे स्किप कर दिया, डायरेक्ट कर दिया, समझ आ गया ना। लेकिन मैंने क्या किया, 5√2 तो हो जाएगा 4√2 + 5√2। अब देखो यहाँ पर दोनों सर्ड सेम हो गए, अब यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9√2। समझ आई बात। तो अगर सर्ड के अंदर, यहाँ से एक बात हमें पता चली कि अगर सर्ड के अंदर प्राइम नंबर ना हो ना, और उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो, ठीक है, तो हम उस सर्ड को सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि क्या हमारे पास सर्ड सेम हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो फिर हम ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ये जो दो रूल्स है ना, ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड में ये रूल्स नहीं होंगे, ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स हैं। अच्छा, इसी तरीके से ये देखो 5√2 + 3√3। ठीक है, अब देखो दोनों सर्ड्स के अंदर जो है वो हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी नहीं हो सकती। ठीक है, और ये दोनों हैं भी डिफरेंट, तो यहाँ पर क्या होगा, नो फर्दर सोल्यूशन। ठीक है, या फिर इसको लिख लेते हैं, कैन नॉट सॉल्व फर्दर। ठीक है, ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, ये बस यहीं पर ही रहेगा। अब मल्टीप्लाई को देख लो। मल्टीप्लाई में हम ये करते हैं कि जो होल नंबर वाला पार्ट होता है ना, उसको अलग मल्टीप्लाई करेंगे, और जो सर्ड वाला पार्ट है उसे अलग मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, 5 3 जार क्या हो जाएगा 15। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर कलर कोडिंग भी थोड़ी सी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, ये हो गया, ऐसे लिख देता हूँ, 5 × 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय √3 × √2 हो जाएगा। सही है, 5 3 जार हो गया 15। अब √3 और √2 को किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इंडाइसिस का लॉ था कि जब पावर सेम होती थी और बेसिस डिफरेंट होती थी तो कॉमन पावर ले सकते थे। ठीक है, रूट जब लगा हुआ है तो मतलब पावर 1/2 लगा हुआ है, तो मैंने कॉमन पावर ले लिया, 15 मल्टीप्लाइड बाय 3 2 जार क्या होता है 6, तो ये हो जाएगा 15√6। ये आंसर हो गया। इसी तरह इसके लिए अंदर भी देख लो, अब देखो 5√3 है मल्टीप्लाइड बाय 3 हो रहा है, 3 के साथ कोई सर्ड वाला पार्ट है ही नहीं, तो 5 × 3 करूंगा मल्टीप्लाइड बाय √3, 15
मल्टीप्लाइड बाय √3, 15 √3। सही है। अब ये वाला देख लो, ठीक है, 2 + √3 मल्टीप्लाइड बाय 2 - √3। ठीक है, अब इनको करने का एक मेथड तो ये है कि मैं 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊं पहले, फिर 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊं, ठीक है, और 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊं, √3 को, सॉरी, और फिर √3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊं। तो पहले इस तरीके से कर लेते हैं। 2 2 जार हो गया 4, मल्टीप्लाई बाय 2 को -√3 से कराना है तो -2 √3 हो जाएगा। सही है। उसके बाद अब इस रूट को इसके साथ कराता हूं, तो ये हो जाएगा +√3 मल्टीप्लाई बाय 2, +2 √3, और √3 पॉजिटिव का मल्टीप्लाई बाय -√3। सही है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये है मल्टीप्लाई बाय -√3। सही है। तो अब हम ये कर सकते हैं कि नेगेटिव साइन बाहर ही रहेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 और -3। समझ आई बात। बेसिकली रूल ये है कि जब हमारे पास दो रूट्स के अंदर सिंपल सेम नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना इस तरीके से, ठीक है, तो हमारे पास वही नंबर दोबारा आ जाता है। ठीक है, ये रूल है। तो जब √3 मल्टीप्लाई बाय √3 करा रहा हूं ना, तो आएगा 3 ही, लेकिन नेगेटिव का 3 इसलिए आएगा कि एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में है। ठीक है, तो ऑपोजिट साइंस है। तो बॉड मास में हमने पढ़ा था ना कि ऑपोजिट साइन वाले नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस का साइन आता है, तो इसलिए इसके साथ साइन माइनस का आएगा। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव √2 √3 और -2 √3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में, जीरो हो जाएगा ना बेसिकली। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ 4 + 0 -3, 4 - 3 क्या बचेगा, 1। 1 आंसर आ गया। एक तरीका तो इसका ये है। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि एक हमारे पास अलजेब्रा के अंदर आइडेंटिटी होती है। ठीक है, वो आइडेंटिटी बताता हूँ। अब एक तरीका इसका ये है, दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है जो हम एल्जेब्रा में पढ़ेंगे, लेकिन ये मैं अभी से बता रहा हूँ कि जब हमारे पास a - b मल्टीप्लाइड बाय a + b हो, तो हम उसको a² - b² डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास 2 + √3 था और 2 - √3 था। ठीक है, तो बेसिकली इसी फॉर्म में ये a + b है और ये a - b है। इसको मैं आगे पीछे कर दूंगा, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो या 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो, आंसर तो 6 ही आता है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हमारे पास हमारा जो 2 है वो हमारा a है, और जो हमारा √3 है वो हमारा b है। सही है। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 2² - √3²। तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, स्क्वायर रूट और क्यूब, तो ये हो जाएगा 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, ये इसका आसान तरीका है करने का कि हमने डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा दी। ठीक है, आंसर देखो वही आ रहा है, 1 जो आया। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब डिवीजन देख लो। देखो डिवीजन के अंदर बेसिकली क्या होता है, हम करते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि फ्रैक्शन के अंदर जो डिनोमिनेटर के अंदर, बेसिकली डिवीजन में डिनोमिनेटर में जो हमारे पास सर्ड होता है ना, उसको हम डिनोमिनेटर से हटा देते हैं। ठीक है, और या तो उसे न्यूमिनेटर में ले आते हैं या फिर उसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, बस हमारा गोल ये होता है रैशनलाइजेशन में कि डिनोमिनेटर से सर्ड चला जाए। सही है, इसलिए हम रैशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस डिवीजन के अंदर आता है रैशनलाइजेशन का। ठीक है, इसमें बस हमारा काम क्या होता है कि डिनोमिनेटर से हमारा सर्ड चला जाए। तरीका क्या होता है ये देख लो। देखो मैंने अभी एक ये रूल पढ़ाया तुम्हें कि हमारे पास जब √a मल्टीप्लाई बाय √a होता है, ठीक है, तो वो a बच जाता है, रूट हमारा चला जाता है। सही है। तो अब मेरी पहली एग्जांपल देखो, 3/√2। तो इसके अंदर अगर मैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा दूं √2 के साथ, तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, 2। सर्ड चला जाएगा ना। ठीक है, तो यही तो हमें करवाना है कि हमें डिनोमिनेटर से सर्ड हटा देना है।
लेकिन अब जो काम डिनोमिनेटर में करवा रहा हूँ वो न्यूमिनेटर में भी करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3√2 और नीचे √2 मल्टीप्लाई बाय √2 क्या हो जाएगा 2। चला गया सर, रैशनलाइजेशन हो गई, ये आंसर आ गया, ठीक है। एक और वेरिएशन इसकी देखो, हमारे पास है √2 + 1, √2 + 1, ठीक है। अब इसको मुझे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा √2 - 1 के साथ, ताकि मेरे पास ये a - b और a + b वाली फॉर्म बन जाए, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 + √3 था और 2 - √3 था, ये हमारी a + b और a - b वाली फॉर्म बन रही थी। इसको जब हमने सॉल्व किया आइडेंटिटी से तो हमारा सर्ट चला गया फाइनल आंसर में, ठीक है। तो इसी तरह √2 + 1 है तो यहाँ पर √2 - 1 करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हमारी जब हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे अपनी a + b वाली, a + b a - b वाली, तो क्या होगा हमारे पास सर्ड जो है वो चला जाएगा। लेकिन अब जो काम हमने डिनोमिनेटर में करवाया है वो क्या करवाना पड़ेगा, न्यूमिनेटर में भी करवाना पड़ेगा। तो अब देखो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 3√2 मल्टीप्लाइड बाय √2 - 1 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा √2 + 1 √2 - 1। तो नीचे तो हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी सिंपल, सही है। तो ये हमारा a है, ये हमारा b है, a b, ठीक है। तो a² - b² होता है, तो √2² - 1² ये हो जाएगा, सही है। अब ऊपर क्या होगा, ऊपर क्या होगा कि ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3√2 मल्टीप्लाइड बाय √2 और 3√2 मल्टीप्लाई बाय -1, ऐसा ही है, ठीक है। अब देखो 3√2 मल्टीप्लाई बाय √2 क्या हो जाएगा, √2 और √2 2 हो जाएगा, तो √2 और √2 2 हो गया, समझ आ रही बात। देखो जब हमारे पास लिखा होता है ना 3√2, इसका मतलब होता है 3 मल्टीप्लाइड बाय √2, ठीक है। तो इसके अंदर एक और √2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये दोनों चीजें 2 बन जाएंगी, समझ आई बात। और ये इसके साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इस तरीके से किया। और इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं डायरेक्ट 6 ही लिख देता हूँ, 3 2 6 होता है ना, ठीक है। इसको मैंने 6 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय -3√2 बन जाएगा, ऐसा ही है, क्योंकि 3√2 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सर्ड तो -1 में है नहीं कोई, तो ये हो जाएगा। अब देखो 6 मल्टीप्लाई बाय -3√2 हो रहा है, तो 6 जो है वो -3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -18 और √2, ठीक है। ये तो डिनोमिनेटर में है, न्यूमिनेटर तो हम लिखना ही भूल गए, ओ सॉरी ये न्यूमिनेटर में है, डिनोमिनेटर हम लिखना ही भूल गए। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये और ये कैंसिल, 2 - 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। यानी कि डिनोमिनेटर में आ गया 1, यानी कि फाइनल आंसर क्या हो गया, सही है। तो यहाँ पर हमारा सर्ड्स जो है वो खत्म होता है।